Hello students, I am Mrs. Ranjana Sahu from KG Arts and Science College रायगढ़। आज मैं आपको एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड ऑर्गेनाइजर्स के बारे में बताऊंगी। चलिए, तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ पुरानी बातों को रिकॉल कर लेते हैं। आपने पढ़ा ही है कि वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण निर्माण के समय 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से ही सभी प्रकार के ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम बनते हैं, मेसोडर्म से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एंडोडर्म से गट और अदर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन 3 प्रकार के जर्म लेयर से ही कैसे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज एंड ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है? तो आज हम इस चैप्टर में यही देखेंगे। वर्टिब्रेट्स में अनडिफरेंशिएटेड सेल से स्पेसिफिक ऑर्गन में चेंज होने के लिए बहुत से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। देखते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के समय तीनों जर्म लेयर के सेल एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म के सेल में आपस में इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन केमिकल सिग्नलिंग के फॉर्म में होता है, जिससे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के समय शुरुआती चरण में बना कोई सेल ग्रुप दूसरे सेल ग्रुप को कोशिका विभेदन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए स्टिमुलेट कर सकता है। इस प्रकार एक सेल ग्रुप का दूसरे टिश्यू के प्रभाव में आकर स्पेसिफिक ऑर्गन बनने की जो क्रिया होती है, डिफरेंशिएशन की जो क्रिया होती है, इसे ही एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या भ्रूणीय प्रेरण कहा जाता है। देख सकते हैं हम इस डायग्राम में, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरीके से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन काम करता है। ये देखिए, यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस के समय बना हुआ, शुरुआती चरण में बना हुआ, जैसे ये ब्लास्टुला स्टेज में या गैस्ट्रुला स्टेज में बना हुआ कोई सेल ग्रुप है जो दूसरे सेल ग्रुप को, ये एक दूसरा सेल ग्रुप है, इसको इंड्यूस कर रहा है और इनके ऊपर ये सेल ग्रुप ए के सेल ग्रुप बी के सेल पर कुछ ऐसा प्रभाव डालते हैं जिससे ये डिफरेंशिएट होकर के ऑर्गन में चेंज हो जाते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक प्रकार का डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इसमें सेल डिफरेंशिएट होने के लिए किसी दूसरे सेल या टिश्यू पर डिपेंड होता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्टर्स एक प्रकार का मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट डालते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये एम्ब्रियोनिक इंडक्टर्स हैं जो इंडक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं और एक दूसरे सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, जिससे ये मॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। यदि इंडक्टर ना हो तो ऐसे कंडीशन में जो टिश्यू होते हैं ये ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। इंडक्शन में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पहला है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर एम्ब्रियो में प्रेजेंट वो सेल ग्रुप होते हैं जो अपने सराउंडिंग में पाए जाने वाले दूसरे सेल ग्रुप को इस ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ये स्टिमुलेशन का काम या सिग्नलिंग का काम किसी विशेष प्रकार के केमिकल या फिर किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के द्वारा करते हैं, जिनको इवोकेटर्स कहा जाता है। ये इवोकेटर्स ऑर्गेनाइजर के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। रेस्पॉन्सिव टिश्यू ऑर्गेनाइजर इवोकेटर के द्वारा जिन टारगेट टिश्यू को स्टिमुलेट करता है कि वो ऑर्गन फॉर्मेशन करें, उनको रेस्पॉन्सिव टिश्यू कहा जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर
ये सेल ग्रुप ए था, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था आपको। ये एक ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है, इवोकेटर रिलीज कर रहा है, कोई केमिकल हो सकता है, प्रोटीन या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और उसके द्वारा ये अपने सराउंडिंग में जो सेल ग्रुप बी है उसे स्टिमुलेट कर रहा है, जिसके कारण ये रेस्पॉन्सिव टिश्यू ऑर्गन में चेंज हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ऑर्गेनाइजर और रेस्पॉन्सिव टिश्यू को समझेंगे। यहाँ पर एक एम्फीबियन oocyte है जिसमें एनिमल पोल और नीचे की तरफ वेजिटल पोल दिखाई दे रहा है। ये एक स्पर्म से फर्टिलाइज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर एक ग्रे क्रिसेंट एरिया देख सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके बिना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रकार का प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम भी करता है। ऑर्गेनाइजर्स को मैं आपको और डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ये जाइगोट क्लीवेज के द्वारा मॉरुला देन ब्लास्टुला स्टेज में आता है। ब्लास्टुला स्टेज में माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स के सेल दिखाई देते हैं और साथ में इसमें ब्लास्टोसील भी दिखाई देती है। तो ये है अब अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लास्टोपोर है इसकी और ये है इसके डॉर्सल लिप। तो ब्लास्टोपोर की डॉर्सल लिप वाले रीजन से कुछ माइक्रोमियर्स जो होते हैं ये अंदर की तरफ एंटर करते हैं। अंदर की तरफ एंटर करके लेट गैस्ट्रुला स्टेज में ये एक्टोडर्म की सेल, ये एक्टोडर्म की सेल दिखाई दे रही है, ये अंदर माइग्रेट हो रहे हैं और माइग्रेट होकर के एक्टोडर्म की सेल लेयर के नीचे एक और लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर ये लेयर कॉर्डा मेसोडर्म लेयर कहलाती है जो आगे चल के नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी। ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ये ही ऑर्गेनाइजर का काम करती है और इसके ऊपर जो एक्टोडर्म की लेयर होती है उसको ये न्यूरल प्लेट में चेंज कर देती है। मतलब यहाँ पर जो कॉर्डा मेसोडर्म के जो सेल की जो लेयर है इनसे कुछ विशेष प्रकार के सिग्नल दिए जाते हैं। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऊपर एक्टोडर्म की लेयर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और फिर इस एक्टोडर्म की लेयर में डिफरेंशिएशन होता है और ये न्यूरल प्लेट में चेंज हो जाता है। यदि ये कॉर्डा मेसोडर्म की लेयर नहीं होगी तो ऊपर का जो एक्टोडर्म है ये न्यूरल प्लेट में चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो कॉर्डा मेसोडर्म की लेयर है ये ऑर्गेनाइजर का काम कर रही है और ये एक्टोडर्म जो कि न्यूरल प्लेट में चेंज हुई है कॉर्डा मेसोडर्म के प्रभाव से, ये रेस्पॉन्सिव टिश्यू कहलाएगी और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहेंगे हम इंडक्शन। तो ये तो हुआ एक एग्जांपल। ऐसे ही पूरे एम्ब्रियो में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन का फॉर्मेशन एक के बाद एक होता जाता है। ये चेन रिएक्शन होती है जो अब स्टार्ट हो गई है डिफरेंशिएशन के प्रोसेस। तो अब सभी ऑर्गन एक एक करके बनते जाएंगे और इस प्रोसेस में क्रम से बहुत सारे इंडक्टर्स यूज़ होते हैं जो अलग अलग टिश्यू को अलग अलग ऑर्गन में डिफरेंशिएट होने के लिए इंडक्शन देंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो सिग्नलिंग प्रोसेस के आधार पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एंडोजीनस इंडक्शन। एंडोजीनस का अर्थ है अंदर उत्पन्न होने वाले, मीन्स यदि किसी सेल ग्रुप को इंडक्शन के लिए मिलने वाला सिग्नल उसी टिश्यू से उत्पन्न किया जा रहा है, उसी सेल ग्रुप से उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये एंडोजीनस इंडक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ सेल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इनसे कुछ विशेष प्रकार के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किए जा रहे हैं। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसी दूसरे टिश्यू को इंडक्ट न करके सेल्फ इंडक्शन कर रहे हैं, इन्हीं टिश्यूज को इंडक्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा वो निकाले गए हैं। और इसके बाद ये टिश्यू, ये सेल्स
सेल्फ डिफरेंशिएट होकर के नए प्रकार के सेल ग्रुप में और टिश्यू में डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार का इंडक्शन एंडोजीनस इंडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्डा मेसोडर्म सेल फ्रॉम योक लैडन सेल ऑफ डॉर्सल लिप ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया के डॉर्सल लिप में जो योक लैडन सेल पाए जाते हैं, ये सेल्फ इंडक्शन के द्वारा कॉर्डा मेसोडर्मल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे प्रकार का एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है एक्सोजीनस इंडक्शन। तो यदि किसी सेल ग्रुप को इंडक्शन के लिए सिग्नल किसी दूसरे टिश्यू से या किसी दूसरे सेल ग्रुप से मिलता है तो हम उसे एक्सोजीनस इंडक्शन कहते हैं। ये दूसरा सेल ग्रुप उसी एम्ब्रियो का भी हो सकता है या फिर किसी दूसरे एम्ब्रियो का भी ऑर्गेनाइजर उस सेल ग्रुप को इंडक्ट कर सकता है। कहने की बात यह है कि कोई सेल ग्रुप जब डिफरेंशिएशन के लिए सिग्नल किसी दूसरे सेल ग्रुप से प्राप्त करता है तब उसे हम एक्सोजीनस इंडक्शन कहते हैं। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजर है, ये कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसी ऑर्गेनाइजर के ही एम्ब्रियो के सेल ग्रुप को भी इंड्यूस कर सकते हैं और दूसरे एम्ब्रियो के सेल ग्रुप को भी इंड्यूस कर सकते हैं और ये इंड्यूस होकर डिफरेंशिएशन के द्वारा किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में चेंज हो जाते हैं। एक्सोजीनस इंडक्शन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉर्डा मेसोडर्म के जो सेल होते हैं ये इंडक्शन के द्वारा न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये कॉर्डा मेसोडर्म के सेल दिखाई दे रहे हैं जो अपने में से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं जिससे एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट में चेंज हो जा रहा है। ये एक एक्सोजीनस इंडक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि कॉर्डा मेसोडर्म सेल ग्रुप अलग है और एक्टोडर्म का जो सेल ग्रुप है ये अलग है। इसमें और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे लेंस से कॉर्निया का फॉर्मेशन, एक्सोजीनस इंडक्शन दो प्रकार के होते हैं, होमोटाइपिक और हेटेरोटाइपिक। होमोटाइपिक एक्सोजीनस इंडक्शन में ऑर्गेनाइजर टिश्यूज को समान प्रकार के ऑर्गन बनाने के लिए इंडक्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं हम कि कॉर्डा मेसोडर्म की कोशिकाएं एक्टोडर्म को न्यूरल प्लेट में चेंज होने के लिए ऑर्गेनाइज करती हैं, इंडक्ट करती हैं। अब ये जो बना हुआ न्यूरल प्लेट होता है ये अपने में से कुछ न्यूरल इंडक्टर सिग्नल रिलीज करता है जो इन्हीं की दूसरे कोशिकाओं में जाकर उनसे न्यूरल ट्यूब और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार ये जो पूरा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, ये समान प्रकार के ऑर्गन वाला होता है, इसलिए इसे होमोटाइपिक एक्सोजीनस इंडक्शन कहा जाता है। हेटेरोटाइपिक एक्सोजीनस इंडक्शन में ऑर्गेनाइजर एम्ब्रियो में डिफरेंट टिश्यू को अलग अलग प्रकार के ऑर्गन में, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन में चेंज होने के लिए, डिफरेंशिएट होने के लिए इंडक्शन देता है। जैसे यदि हम कॉर्डा मेसोडर्म के सेल की बात करें तो ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने में सक्षम होता है और इस प्रकार ये अलग अलग टाइप के सिस्टम को बनाता है। इंडक्टिव टिश्यू या ऑर्गेनाइजर और रेस्पॉन्डिव टिश्यू के इंटरेक्शन के आधार पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के दो प्रकार बताए हैं। पहला देखते हैं इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। तो इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन में ऑर्गेनाइजर रेस्पॉन्सिव टिश्यू को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट होना है। इस प्रकार में रेस्पॉन्सिव टिश्यू में एक नए जीन के एक्सप्रेशन की आवश्यकता होती है जो ऑर्गेनाइजर के सिग्नल मिलने से ही इंड्यूस होता है
अन्यथा वो जीन डॉर्मेंट ही रहेगा और एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको इसको बताती हूँ। यदि ऑप्टिक वेसाइकल, जो कि एक प्रकार का सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर है, उसे किसी एक्सपेरिमेंट में हमने हेड के किसी दूसरे रीजन पर प्लेस कर दिया जहां पर एक्टोडर्म के सेल पाए जा रहे हैं, तो ये एक्टोडर्म के सेल को वहां भी लेंस बनाने के लिए इंड्यूस करेगा, जबकि वहां पर एक्टोडर्म के सेल को लेंस नहीं बनाना था। लेकिन चूंकि वहां पर हमने ऑप्टिक वेसाइकल को प्लेस किया है, तो वो उन एक्टोडर्म के सेल को इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो लेंस बनाए। तो यहाँ पर इन एक्टोडर्म में लेंस बनाने वाले जो जीन हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और लेंस का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें देखते हैं हम अब परमिसिव इंडक्शन। तो इस प्रकार के इंडक्शन में रेस्पॉन्डिंग टिश्यू के पास डिफरेंशिएशन के लिए सारी जीन प्रोग्रामिंग पहले से तय होती है कि उसे कैसे और किस ऑर्गन में डिफरेंशिएट होना है। उसे बस परमिशन की, या आप कह सकते हैं कि एक सिग्नल की आवश्यकता होती है, जो ऑर्गेनाइजर के द्वारा सिक्रीट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के द्वारा दी जाती है। वो बस इंतज़ार करते रहते हैं कि उन्हें एक सिग्नल मिले और फिर वो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शुरू करें। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे बहुत से टिश्यू ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंशिएशन के लिए फाइब्रोनेक्टिन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो फाइब्रोनेक्टिन होते हैं ये सेल के टाइप को अल्टर नहीं करते हैं, केवल उस सेल में पाए जाने वाले जीन जो कि डिफरेंशिएशन के लिए आवश्यक है, उन जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कि बहुत से टिश्यू में डिफरेंशिएशन के लिए एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है जिसे फाइब्रोनेक्टिन कहते हैं। यहाँ पर फाइब्रोनेक्टिन सेल को केवल डिफरेंशिएशन के लिए सिग्नल देता है। ये सेल के वर्किंग कंडीशन को चेंज नहीं करता है, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म को चेंज नहीं करता है, बस केवल उसे सिग्नल देता है कि वो उस जीन को एक्टिवेट करे और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शुरू करे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को समझा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ऑर्गेनाइजर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट, स्पेमेन एक्सपेरिमेंट और कैरेक्टर्स और उनके टाइप को देखेंगे।